हेलो फ्रेंड्स। मैं बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ। इसके पहले पिछले वीडियो में आपको सत्र विचारण के संबंध में एक वीडियो मिलेगा मेरा। इसके पहले मैंने वो वीडियो डाला था और आज हम लोग वारंट ट्रायल पे एक छोटी सी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं वारंट ट्रायल के विषय में। तो सीआरपीसी का चैप्टर 19 मैजिस्ट्रेट वारंट ट्रायल की बात करता है। पीछे की क्लास का थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं मैं आपको। हमारे सीआरपीसी में जो ट्रायल के प्रकार हैं वो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं, चार तरह से होते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, मैजिस्ट्रेट ट्रायल, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। तो इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, ये कवर हो चुका है और आज हम लोग आए हुए हैं मैजिस्ट्रेट ट्रायल पे। आज हम लोग मैजिस्ट्रेट ट्रायल का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ट्रायल का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको सीआरपीसी की एक धारा 190 जो बात करती है मजिस्ट्रेटों द्वारा मामले का संज्ञान। अब हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 190 में संज्ञान के विषय में बात की गई है। संज्ञान कितने प्रकार से होगा, संज्ञान कौन कौन करेगा, यहाँ पे ये सारे डिस्कशन लिखे हुए हैं। तो संज्ञान करने के जो तरीके हैं सीआरपीसी में वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे परिवाद, पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान, परिवाद पर संज्ञान, स्वतः संज्ञापना के आधार पर संज्ञान या सूचना के आधार पर संज्ञान। तो इन्हीं संज्ञानों के आधार पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में मजिस्ट्रेट या न्यायालय कार्रवाई को आगे बढ़ाता है। इसमें से जो पहला अपना ट्रायल था वो सेशन ट्रायल हो चुका है। अब हम लोग आज बात करेंगे मैजिस्ट्रेट ट्रायल की। तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल को समझने के लिए आप ABC 3 बिंदु यहाँ पे बने हैं, इनको सबसे पहले पकड़िएगा। ए वाले पॉइंट पे लिखा है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों का विचारण। ए वाला पॉइंट बात करता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों का विचारण। बी वाला लिखा है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों का विचारण। ए पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों का विचारण, यह धारा प्रारंभ होती है 238 से 243 तक, 238 से 243 तक। उसके बाद बी नंबर का बिंदु है, वो यह कहता है कि पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों में विचारण की प्रक्रिया इन द मैटर ऑफ वारंट ट्रायल। यह धारा प्रारंभ होती है 238 से 243। सॉरी, ये यहाँ गलत लिखा है, इसको मैं 244 से 247, इसको आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, 244 से 247 तक ये कॉन्सेप्ट है। फिर सी नंबर का जो पॉइंट है बात करता है समापन की, अर्थात 248 से लेकर 250 तक की धारा जो है ये ए वाले बिंदु में भी लागू होगी और बी वाले बिंदु में भी लागू होगी। इतनी बात को फिर से एक बार समअप कर लेते हैं, क्योंकि ये हमको याद करना पड़ता है। याद करने के बाद ही जब पेपर में सवाल आते हैं या प्रश्न आते हैं तो उसका उत्तर हम दे पाते हैं। ए वाला बिंदु बात करता है पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों में वारंट ट्रायल के वारंट विचारण की प्रक्रिया, यह धारा 238 से 243 तक चलेगा। बी वाला बिंदु बात करता है पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर संस्थित वारंट ट्रायल, ये धारा स्टार्ट होगी 244 से 247 तक। फिर इन दोनों का कंक्लूजन पॉइंट, समापन बिंदु दिया गया है पॉइंट नंबर सी में। पॉइंट नंबर सी में 248, 249, 250, अर्थात ये तीन धारा ए और बी दोनों में समान रूप से लागू होगी। कैसे, इसको अंतिम में समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग अपने पहले वाले विचारण को ब्रीफ करते हैं, अर्थात पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया, इसको समझते हैं। तो देखिए, जैसा पहले बताया है, धारा 238 से स्टार्ट होता है, 243 में समाप्त होता है। तो अब
थोड़ा सा, चूंकि मैं बहुत शॉर्टकट तरीके में इसको लाया हूँ, अगर आज आपको कुछ यहाँ पे बिंदु स्पष्ट नहीं होंगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइएगा, सत्र विचारण का जो ट्रायल मैंने समझाया है उसको समझिएगा। उसको समझने के बाद होगा ये कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत क्षणिक क्रम में मैं स्पष्ट करूँगा, आपको वहाँ इन ब्रीफ मिल जाएगा, तो वहाँ का लिंकअप यहाँ आप पकड़ ले जाओगे, क्योंकि ट्रायल आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप ये सोचो कि वो ट्रायल अलग, ये ट्रायल अलग, ये ट्रायल, ऐसा कुछ नहीं है, बड़े हल्के हल्के से अंतर हैं। और ट्रायल में एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सीआरपीसी की अगर बात करें तो चैप्टर 18, चैप्टर 19, चैप्टर 20, चैप्टर 21, मतलब हम नीचे से ऊपर आ रहे हैं, मतलब चैप्टर वाइज तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोड की हायरार्की की बात करें, कोड के वरिष्ठता की बात करें, तो हम ट्रायल में ऊपर से नीचे आते हैं। पहला ट्रायल हमारा होता है सेशन ट्रायल, फिर होता है मजिस्ट्रेट ट्रायल, फिर होता है समन और समरी, मतलब ये मजिस्ट्रेट ट्रायल सारे छोटे न्यायालयों के ट्रायल हैं। तो जैसे जैसे हम ट्रायल में हायरार्की के बेस पे ऊपर से नीचे उतरते हैं, तो ट्रायल की जो सीमाएं हैं वो छोटी हो जाती हैं, मतलब ट्रायल सिकुड़ता जाता है। इसलिए अगर आप सच में वास्तव में ट्रायल समझना चाहते हैं तो पहले आपको सत्र विचारण बहुत ही स्पष्ट तरीके से समझना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा, तभी आपको बाकी के 3 ट्रायल बड़े आराम से समझ में आएंगे। क्योंकि बाकी के 3 ट्रायल बड़े समराइज वे में आ गए हैं, बहुत संक्षिप्त प्रकार से आ गए हैं। तो एक बार आप वहाँ से प्लेलिस्ट से वीडियो निकाल के देखिएगा ज़रूर। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन 238। सेक्शन 238 बात करता है धारा 207 का अनुपालन। अब आप सेशन ट्रायल पढ़ो या मजिस्ट्रेट ट्रायल पढ़ो, हमको सीआरपीसी में 2 धाराएं मिलती हैं, धारा 207 और धारा 208। यहाँ पे एक कागजी कार्यवाही की प्रक्रिया है। भाई आप जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाए और आप सीधे उसके साथ गाली गलौज पे उतर आइए, तो 2-4 मिनट तो वो बेचारा समझ ही नहीं पाएगा कि वो किस बात की सजा पा रहा है, उसको आप गाली क्यों दे रहे हो। तो धारा 207 और धारा 208 बड़े सहज भाव से यह कह रही हैं कि आप अगर किसी व्यक्ति को आगे चल के, जिसको आपने अक्यूज्ड माना है, उसको वो सारी बातें बता दीजिए जिसका ट्रायल आप उसके ऊपर करने वाले हैं। सामान्य भाषा में कहूँ तो सामने वाले को ये बताओ कि आपने उसके ऊपर दंड विधान की कौन सी धाराओं के अंतर्गत बुलाया है न्यायालय में उसको, या आपने अरेस्ट किया है या जो भी है, तो उससे संबंधित जितने भी दस्तावेज हों उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दीजिए। ये जिम्मेदारी होती है विचारण करने वाले न्यायालय की। तो धारा 207, 208 एक कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है और एक मजिस्ट्रेट ट्रायल की बात करता है। तो धारा 238 बात कर रही है धारा 207 के अनुपालन की। तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे इस बात की जांच करेगा कि आज उसके न्यायालय में जिस एक्यूज्ड का ये ट्रायल होने जा रहा है, उस ट्रायल से संबंधित जितने वाद विवाद आगे चल के खड़े हो सकते हैं, जितने प्रश्न कहा सुनी में आ सकते हैं, यहाँ वाद विवाद कहा सुनी का आप सीधा सा मतलब निकालिएगा एग्जामिनेशन से है। मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। एक टॉपिक मैं इन तीनों परीक्षाओं पे भी बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस बिंदु पे। आने वाले समय पे एक टॉपिक मैं यहाँ से भी आपको दूंगा। तो धारा 238 में धारा 207 का अनुपालन हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज की जांच करेंगे मजिस्ट्रेट या कंसर्निंग कोर्ट। अगला, जांच करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट न्यायालय के पास उपलब्ध होगा, अगर उन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय को लगता है मामले में कुछ दम नहीं है, तो काम करो सीधे उसको आप डिस्चार्ज करो, उन्मोचित कर दो। इसको ऐसे अक्यूज्ड व्यक्ति को उन्मोचित कर दो अगर आपको मामले में कोई दम समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए इत्तेफाक से या बहरहाल आपने उन्मोचन नहीं किया। अब जब आपने उन्मोचन नहीं किया तो साधारण सी बात है, फिर आप कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। तो जब आप उन्मोचन नहीं कर रहे हो तो बड़ी सिंपल सी बात है, धारा 228 से सीधे मामला उठ के धारा 238 से सीधे मामला आगे उठ के 240 में आ जाएगा।
240 सब क्लॉज एक ये कहता है कि जब कभी आपके सामने बीइंग अ मजिस्ट्रेट और बीइंग अ कोर्ट कोई मामला आता है और आपको ऐसा लगता है कि मामले में कार्रवाई के पर्याप्त आधार हैं, उन्मोचित मत करिए, सीधे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करिए, आरोपों की विरचना कर दीजिए। आप बड़ा आसान सा काम है, बहुत कठिन नहीं है, इसको एकदम कहानी की जैसा समझिए, क्योंकि बहुत शॉर्टकट फॉर्म में आपको समझाने के लिए चीज़ लाई गई है। ठीक है, इन ब्रीफ में तो पुस्तक में है ही, वो तो आप पढ़ोगे ही, मुझे पता है, बस शॉर्टकट में समझो आप इसको। आप फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कर दो, आरोप की विरचना कर दो, और बड़ी सिंपल सी बात है, जब आरोप की विरचना करो ना तो लगे हाथ एक काम और कर दो, उसको पढ़ के सुना दो। नहीं समझ में आ रहा है तो समझा भी दो, पढ़ के सुना दिया, समझा दिया, सामने वाले को महसूस हुआ कि यार उससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये पाप तो उससे होना ही नहीं चाहिए था, बेचारा गिल्ट वाले भाव में आ गया। इसी को कहते हैं न्यायालय की भाषा में प्ली ऑफ गिल्ट। ओके, अगर वो बंदा गिल्ट के भाव में आता है और आने के बाद कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई, समझिएगा, गिल्ट के भाव में आने के बाद कहता है कि मुझसे गलती हो गई, तो सीधे सीधा एक काम करिए, आप धारा 241 में उठा के उसको क्या कर दीजिए, आप दोष सिद्ध कर दीजिए। चलिए थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि आपने दोष सिद्ध नहीं किया, तो अब कार्रवाई आगे बढ़ेगी सीधे कहाँ, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य अब आपको रिकॉर्ड करना है। अब जिस दिन नियत होगी ये कार्रवाई, अभियोजन पक्ष अपनी तरफ से सारे दस्तावेज सारे साक्षी लेके आएगा, तो डे बाय डे या एडजर्न देके, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा न्यायालय को ठीक लगे, उस हिसाब से न्यायालय क्या करेगा, अभियोजन साक्ष्य को रिकॉर्ड करेगा। अब एक पक्ष को तो सुन लिया, तो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि जब तक दोनों पक्षों को ना सुन लो, किसी भी मामले में किसी भी निर्णय तक नहीं पहुंचना चाहिए। तो आपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस तो ले लिया है, आपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस तो ले लिया है, तो भैया 243 में डिफेंस का, बचाव का साक्ष्य भी तो ले लो, डिफेंस एविडेंस भी तो ले लो। ठीक, अब देखिएगा, धारा 242 में आपने अभियोजन पक्ष का साक्ष्य ले लिया, अभियोजन पक्ष का मतलब यहाँ पीड़ित पक्षकार से है, और धारा 243 में आपने बचाव पक्ष का साक्ष्य ले लिया, बचाव पक्ष का साक्ष्य यहाँ एक्यूज्ड वाली पार्टी की तरफ से जो बातें आ रही हैं उसके संबंध में बात चल रही है। तो ये आपका धारा 238 से 243 का एक शॉर्टकट में एक फॉर्मेट बन गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग अपन आते हैं अपने बी वाले सेगमेंट में। तो बी वाला सेगमेंट देखिए क्या बोलता है, बी वाला सेगमेंट था वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट अदर देन पीआर, वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट अदर देन पीआर, धारा 244 से 247 तक की बात है। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। धारा 244 से 247 तक। अब हम लोग चलिए आ जाते हैं अपने अगले वाले बी नंबर वाले पॉइंट पे। तो अब देखिए बी नंबर वाला पॉइंट क्या कहता है, इसके विषय में क्या बात हुई है। तो अब पुराने ट्रायल के जैसी ही सारी बातों को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, बड़े सिंपल तरीके से समझिएगा, 2-4 स्टेटमेंट में ये सेक्शन या ये सेगमेंट खत्म हो जाएगा। पहला, धारा 244 में सीधे आप क्या करिए, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस रिकॉर्ड कर लीजिए, अभियोजन का साक्ष्य ले लीजिए, और मैंने अभियोजन अभी भी बताया, पीड़ित को ही अभियोजन बोला जाता है आगे चल के। फिर 245 में आपने साक्ष्य लिया, आपको लग रहा है यार कोई दम नहीं मामले में, सीधे 245 में उठा के उन्मोचित कर दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए, सीधे डिस्चार्ज। अगर इत्तेफाक से डिस्चार्ज नहीं हुआ तो 244 के बाद मामला पहुंचेगा 246 सब क्लॉज 1 में। सेम वही काम, जो काम आपने 240 सब क्लॉज 1 में किया था, वही काम इस ट्रायल में आप 246 सब क्लॉज 1 में करेंगे। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कर दीजिए, आरोप की विरचना कर दीजिए। क्लियर। अब फिर आरोप की विरचना के बाद फिर वही चीज स्टार्ट हो जाएगी, प्ली ऑफ गिल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है आपको। अगर हो रहा होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, नहीं हो रहा होगा तो उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए अपन मानते हैं कि प्ली ऑफ गिल्ट नहीं हुआ, या हो गया तो 246 में ही प्ली ऑफ गिल्ट भी दोष सिद्ध कर दीजिए उसको।
आगे बात बढ़ाते हैं। प्ली ऑफ गिल्ट थोड़ी देर के लिए नहीं हुआ, आपने उसको दोष सिद्ध नहीं किया, तो अब आपकी कार्रवाई बढ़ेगी आगे। धारा 246 सब क्लॉज 5 और 6। तो धारा 246 सब क्लॉज 5 और 6 में परीक्षाओं के विषय में बात की गई है। क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा एवं पुनः परीक्षा। यहाँ पे इसके विषय में चर्चा की गई है कि पक्षकार इन परीक्षाओं में इन्वॉल्व होएगा और न्यायालय में इसको कंडक्ट कराया जाएगा। फिर 246 के बाद 247 में अब आपने अभियोजन का साक्ष्य ले लिया। अभियोजन का साक्ष्य आपने स्टार्टिंग में ही ले लिया था। अभियोजन का साक्ष्य लेने के बाद अब जो डिफेंस है उसका भी तो एविडेंस लीजिए। प्रतिरक्षा का साक्ष्य, बचाव का साक्ष्य, डिफेंस का साक्ष्य 247 में आपने ये भी कर लिया। अब ध्यान से समझिएगा, हमारा ए वाला सेगमेंट पूरा हो गया, हमारा बी वाला सेगमेंट पूरा हो गया। अब हम आते हैं अपने सी वाले सेगमेंट में जो बात करता है समापन की। तो अब ये है हमारा सी वाला सेगमेंट, इसको एक बार देख लीजिए जल्दी से आप लोग। देखिए बड़ा साधारण सा है ये तीन धाराओं का संगम। पहला धारा 248, चाहे ए वाले की बात हो चाहे बी वाले की बात हो, जब मामला 248 में आता है तो दो ही हरकतें होती हैं, या तो दोष सिद्धि होगी या तो दोष मुक्ति होगी। जो भी आपको उचित लग रहा हो मैजिस्ट्रेट होने के नाते आप वही कर दो। क्लियर। अगला 249, अगर मान लीजिए किसी मामले में परिवाद पर कोई मामला संस्थित हुआ हो और परिवादी अनुपस्थित हो, तो आप क्या करेंगे? इसके विषय में सेक्शन 249 बात करता है। इसको इन ब्रीफ आप बैरक से देख लीजिएगा। आगे 250, अगर ऐसा लगता है कि किसी मामले में प्रतिकर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए तो आप धारा 250 में प्रतिकर दिला दीजिए। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा था कि एक शॉर्टकट फॉर्म में वारंट ट्रायल कैसे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बेटा वारंट ट्रायल हमारे प्रीलिम्स में भी आता है और हमारे मेंस में भी आता है। इसलिए वारंट ट्रायल तो आपसे बनना ही चाहिए। ट्रायल तो चूंकि आप सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं या आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ट्रायल तो आपको सारे आने चाहिए। वो चाहे सत्र विचारण हो, चाहे वारंट ट्रायल हो, चाहे समन ट्रायल हो, चाहे समरी ट्रायल हो, वारंट तो आपसे सब बनना चाहिए। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको मैजिस्ट्रेट वारंट ट्रायल समझाने की कोशिश की है, ए बी सी 3 टुकड़ों में डिवाइड करके। सबसे पहले ए पढ़िएगा, उसके सेक्शन देखिएगा, फिर बी पढ़िएगा, फिर ए और बी को क्लब करके सी पढ़ लीजिएगा, तो आपका ये कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो समन ट्रायल और समरी ट्रायल की मैं हाल फिलहाल बहुत जल्द लेके आऊँगा। आप बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपडेट रहिएगा, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। और एक विशेष सूचना, अगर आप हमसे अर्थात बालाजी लॉ एकेडमी जबलपुर से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, हमारा ऐप डाउनलोड करिए और हमसे संपर्क करिए। छत्तीसगढ़ सिविल जज के क्रैश कोर्स का कोर्स लॉन्च किया है हमने। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से हमसे संपर्क करिएगा, बाकी की बात वहाँ से आगे हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।